नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशु है और आप देख रहे हैं आशु एकेडमी। दोस्तों, ये घटना चक्र है और 2025 का ये है, यानी लेटेस्ट है ये घटना चक्र। चूँकि इसमें हम पॉलिटी का ये है इन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। चूँकि इसमें पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास है और इसमें कुछ पार्ट भी है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो दोस्तों, हमारा ये पहला वीडियो होने वाला है और मैं भी इस चैनल पे नया हूँ और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग दोस्तों इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे और इसका सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन हम कोशिश करेंगे कि बता दें आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। भारत का संवैधानिक विकास, क्योंकि हमारा पहला ये होगा चैप्टर और इसमें दो पार्ट में होगा। तो पहला होगा कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। चलिए दोस्तों, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था। तो दोस्तों, ये कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के तहत किया गया था। चूँकि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। स्टेटमेंट है हमारा ये, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सही है दोस्तों। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। ये बिल्कुल गलत है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नहीं थे, सर एलिजा इम्पे थे। हमने आपको पहले ही बताया था सॉल्यूशन में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और नियंत्रण परिषद की स्थापना अगर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ए का दो है ये, बी नंबर ऑप्शन। और पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और ये दोस्तों इसमें मिलान करने वाला है, यहाँ पे आप सी होगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी वो थी चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर्ड एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद के तहत अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय और चीनी का व्यापार रखेंगे, बाकी हम ईस्ट इंडिया के भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिया। तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया था। 1800 चार्टर्ड एक्ट आया था 13 में।
चूँकि 6वां क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वो होगा 1813 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसने भारत में कंपनी के व्यापार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसके साथ इसका आंसर ए और 2 होगा। तो ए और 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 8 नंबर है और और ये अधिनियम वाला चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 8 ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था। तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया। कौन सा एक्ट था जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया? वो था 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर्ड एक्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी की मांग हेतु मुख्य आधार बनी। तो चलिए दोस्तों, इसमें का हम पार्ट 2 देखते हैं, जो कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। जो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम है, उससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, यानी पढ़कर विचार करना है। दोस्तों, हम इसका जो कि पहला स्टेटमेंट होगा कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। कम से कम 6 यहाँ पे बोल रहा है और यहाँ बोल रहा है कि 7 वाला आंसर बिल्कुल गलत होगा। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ये बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2021 का क्वेश्चन है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है दोस्तों। 20 जून 1892 को लागू किया गया भारत शासन अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम जो था वो 20 जून 1892 को लागू किया गया और 24 सदस्य में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये दोस्तों ये विवादित क्वेश्चन रहा है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, आप जो भी आंसर इसका होगा। चूँकि ये 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और गवर्नर को 10 तथा अधिकतम 16, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। और कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे और तथ्य संबंधी 6 दिन में पूर्ण नोटिस देकर पूछने का, इस प्रकार प्रश्न 2 भी सही नहीं है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट ये भी तीनों सही नहीं है, ये विवादित क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन इसका ये होगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बी, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। चौथा नंबर क्वेश्चन जो होगा कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ऑप्शन होगा मार्ले मिंटो सुधार
अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं, द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया गया था। आप दोस्तों कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। 5वां क्वेश्चन हमारा है कि 1909 का अधिनियम संबंधित था 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। और 6वां क्वेश्चन जो होगा वो हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, तो चूंकि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका डिफिनीशन हम पढ़ेंगे कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, भारत शासन अधिनियम 1935 का, उसी के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 को। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गिवेयर थे। और चलिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका 1 अक्टूबर, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। प्रथम इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गिवेयर थे। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन, यानी किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 का क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उन्नीस के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी, नहीं, ये 1919 में आया था। हमने पृथक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो बात की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो में इसको मेंशन किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला वाला सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण दिया गया, बिल्कुल दोस्तों दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया है, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रभागों में विभाजन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिजर्व, अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्न में से कौन आरक्षित विषय में माने गए थे? तो ऑप्शन इसका है न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और भू राजस्व और पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। न्याय प्रशासन और भू राजस्व और पुलिस जो था वो क्या था, आरक्षित विषय में डाले गए थे ये चीज़। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि आरक्षित में क्या क्या डाले गए थे। आरक्षित विषयों के अंतर्गत कौन कौन से निकायों को डाला गया था? एक तो था न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त था, पुलिस था, सिंचाई आदि को रखा गया था। जबकि हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत स्थानीय शासन था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि आदि को रखा गया था। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के उत्तरदायी को सौंपा गया था। शिक्षा दोस्तों,
आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षा को अब किस अनुच्छेद में रखा गया है, शिक्षा को किस अनुच्छेद में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। द्वैध शासन प्रणाली की बात करता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी दिया है 1919 का एक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति दी गई थी। पहला स्टेटमेंट है हमारा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये स्टेटमेंट सही होगा और ये स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, यानी दूसरा नंबर जो है वो सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन जो होगा कुछ इस तरह दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1919 का अधिनियम। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचक भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और सी, यानी 1926 और 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? भारत शासन 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? तो 1945 में चुना हुआ था, अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम से? तो 1935 के अधिनियम से। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आंसर वो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो ऑप्शन ए होगा, अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, और दूसरा ऑप्शन है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। सी नंबर ऑप्शन है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी दिया है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। 25 नंबर क्वेश्चन होगा, किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 होगा इसका भी आंसर। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ये भी आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका भी आंसर 1935 अधिनियम ही होगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों का परिसंघ विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, वो थी भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं है? तो वो है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। ये दोस्तों 70वें बीपीएससी में भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी समन्वय नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है, यानी यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मिनी संविधान जिसे हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये भी री एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन जो हुआ था, हमको लग रहा है कि जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था शायद उसमें का क्वेश्चन है ये। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया। तो दोस्तों हमारा ये जो हो संविधान सभा एवं निर्माण की प्रक्रिया, ये हमारा अगला वीडियो में आएगा। और आप इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। मेकिंग जो संविधान की अधिनियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और इसका PDF हम डाल देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। हम कोशिश करेंगे इसको कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएं और उसमें आपको डाल देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।